वेलकम बैक टू टेक मशीनिस्ट चैनल। मैं सेल्फ कमल सिंह। आज हम मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पूरे लेक्चर में हम ये जानेंगे कि मेजरमेंट के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं और किस तरह से काम में लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। अच्छा, हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों काम में लेते हैं? बेसिकली होता क्या है, जब हम वर्कशॉप में कोई जॉब बनाते हैं ड्राइंग की बेसिस पे, हम जब भी कोई जॉब बनाते हैं, जब जॉब तैयार हो जाता है तो उसे जांचने के लिए, उसको मापने के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। उन्हीं टूल्स को हम क्या बोलते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब जो मेजरमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट जैसे कि आप जानते हैं, जो आपने काम में लिया होगा, जैसे स्केल, प्रोटेक्टर जिसको आप डी बोलते हैं, ये क्या है कि हमें डायरेक्ट मेजरमेंट देते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट भी होते हैं जो हम काम में लेते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकल फील्ड की बात करें, तो हमारे ये आपको दिख रहे होंगे कैलिपर, और एक आपको कुछ टाइप ऑफ कैलिपर दिख रही है। आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, और ये एडजस्टेबल कैलिपर है, ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये इनसाइड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये इनडायरेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सपोज करिए मैं एक राउंड रोड दे दूं और पूछूं कि इस राउंड रोड की ओडी कितनी है, और आपको बोलूं कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट करके आप बताइए, आपके पास ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आपके पास केवल कैलिपर ही अवेलेबल है। आउटसाइड कैलिपर ले लीजिए या इनसाइड कैलिपर ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक आउटसाइड कैलिपर उठाएंगे, उसके जो दोनों जॉ हैं, इसके दोनों जॉ को आप यहाँ टच करेंगे इसकी ओडी पे, और फिर उस खुले हुए आउटसाइड कैलिपर को यहाँ अपनी स्टील रूल पर लाकर ये पता लगा लेंगे कि उसकी डायमेंशन कितनी है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये होलो जॉब था, ये होलो था यानी कि खोखला था, मैं आपको बोलूं कि इसकी आईडी का पता लगाइए, और आपको मैंने दे दिया इनसाइड कैलिपर, दैट मींस ये वाले इनसाइड कैलिपर दे दिया मैंने आपको। तो आप क्या करेंगे, इस इनसाइड कैलिपर की जॉ को आप ओपन करेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे, ग्रेजुअली खोलते हुए फिर आप यहाँ पर इसे सेट कर देंगे, इसके दोनों जॉ को। जैसे आप इसके दोनों जॉ को इस पर सेट करते हैं, उसके बाद उसे ले जाकर आप यहाँ रख देंगे, इसके दोनों जॉ को आप यहाँ रख देंगे इस तरीके से। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका मेजरमेंट कितना है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होते हैं, उनके द्वारा मापने के लिए, मेजरमेंट का पता लगाने के लिए, उस वैल्यू का पता लगाने के लिए हमें डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे हम स्टील रूल को काम में ले रहे थे, ये हमारी है स्टील रूल, जैसा कि आप जानते हैं। अच्छा, दूसरा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? दूसरा ये होता है अपना टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज हम कहाँ काम में लेते हैं? बेसिकली ऐसे सिलिंड्रिकल होल, बेसिकली ऐसे सिलिंड्रिकल होल जिनकी गहराई ज्यादा होती है और लंबाई भी ज्यादा होती है। जो ज्यादा गहरे और ज्यादा लंबे होते हैं, उनकी गहराई ना, उनकी जो आईडी होती है, उसे मेजरमेंट करने के लिए हम टेलीस्कोपिक गेज काम में लेते हैं। सपोज करिए ये एक होलो सिलेंडर है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी आईडी मेजरमेंट के लिए इसमें ये टेलीस्कोपिक गेज, ये आप देख सकते हैं, ये टेलीस्कोपिक गेज है मेरा, ये टेलीस्कोपिक गेज है, जो कि अलग अलग सेट में मिलता है, ए बी सी डी ई में। ठीक है। आप यहाँ से इसको लेंगे, लेने के बाद में आप इसको अंदर की साइड में प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में जब आप इसे अंदर की ओर डालेंगे, तो ये ओपन हो जाएगा। फिर जैसे ये ओपन हो जाएगा तो इसे आप लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद में आप इधर लाएंगे, और या तो स्टील रूल की सहायता से, या फिर वर्नियर कैलिपर की सहायता से, या फिर माइक्रोमीटर की सहायता से आप ये डिटरमाइन कर पाएंगे, ये पता लगा पाएंगे कि इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी आईडी कितनी है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स क्या होते हैं। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर, टेलीस्कोपिक गेज। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मीन्स ये है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे हमको मेजरमेंट का डायरेक्ट पता चल जाता है, जो हमें डायरेक्ट मेजरमेंट की वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि स्टील रूल आपने काम में ली होगी। अगर मैं आपको कोई जॉब दे दूं, सपोज करिए मैंने आपको कोई जॉब दिया, ये आपका जॉब है, आप फीटर में कोई जॉब बना रहे हैं, या मशीनिस्ट में या टर्नर में कोई जॉब बना रहे हैं, आपको पता लगाना है कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। तो आप क्या करेंगे, इसे स्टील रूल पे रखेंगे और इसे मेजर कर लेंगे। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई जॉब तैयार कर लिया, और उसको आपको और एक्यूरेसी से
मेजरमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर का काम में लेंगे। ये वर्नियर कैलिपर होता है, इसमें दो स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है और एक मेन स्केल होती है। इसमें दो स्केल होती है और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो अपना होता है 0.02 mm। अगर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन है तो, और अगर 100 वर्नियर स्केल डिवीजन है तो इसका लीस्ट काउंट जो है वो हो जाएगा 0.01 mm। इट मींस ये हमें और ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है। अगर आपको और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप वर्नियर माइक्रोमीटर काम में लेंगे। माइक्रोमीटर भी दो तरीके के होते हैं, एक मैट्रिक माइक्रोमीटर होता है और एक वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। तो मैट्रिक माइक्रोमीटर जो होता है उसका लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है, जबकि जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसका लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक 0.001 mm होता है। लीस्ट काउंट मतलब कि वो मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है। स्टील रूल आपने काम में ली होगी, मिनिमम कितना नाप सकता है, कितना मेजरमेंट कर सकता है, 0.5 mm तक का मेजरमेंट कर सकता है। वर्नियर कैलिपर मिनिमम 0.02 mm तक का मेजरमेंट कर सकता है या 0.01 mm का मेजरमेंट कर सकता है। मैंने आपको बता दिया वर्नियर स्केल के डिवीजन के बेसिस पे, डिवीजन के आधार पे। मैट्रिक माइक्रोमीटर जो होता है वो 0.01 mm मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है और वर्नियर माइक्रोमीटर जो होता है वो 0.001 mm मेजरमेंट कर सकता है। तो प्रिसीजन के आधार पे, एक्यूरेसी के आधार पे इनकी जो रेंज है वो अपनी बढ़ती जा रही है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी, एक हो जाएगा अपना ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, दूसरा अपना हो जाएगा प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब कि इनकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी। ऑर्डिनरी में आप क्या काम में लेते हैं, ऑर्डिनरी में आपने जो मैंने आपको स्केल बताई, आपकी जो स्टील रूल है जिसका लीस्ट काउंट 0.5 mm होता है मैट्रिक में, और 1/64 इंच होता है इसका इंच में, ब्रिटिश में, ये ब्रिटिश या इंच में, और ये मैट्रिक में। मतलब ये इससे मिनिमम नहीं नाप पाएगा, मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम प्रिसीजन की अगर बात करें तो ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, ये हमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें देता है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर का मैंने आपको बताया था 0.02 mm होता है, मैट्रिक माइक्रोमीटर का मैंने आपको बताया था 0.01 mm होता है, और वर्नियर माइक्रोमीटर का मैंने आपको बताया था 0.001 mm होता है। तो हम इसे टाइप्स के आधार पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस, उसके यूजेस के आधार पे, फिर हमने पढ़ा उसके टाइप्स के आधार पे। सामने दी गई जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा वर्नियर कैलिपर। आप सबने देखा होगा, इसके हम वर्नियर कैलिपर के नाम से जानते हैं। इसका यूज किस लिए करते हैं, प्रिसीजन के साथ में किसी भी डायमेंशन का मेजरमेंट करने के लिए। तो इसके पार्ट्स के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। ये दो पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ये है हमारे आउटसाइड जॉ, ये हमारे है आउटसाइड जॉ, जो कि किसी भी जॉब की बाहरी सरफेस से मेजरमेंट करने के काम में आते हैं। सपोज करिए ये राउंड रोड है, इसकी आपको ओडी का मेजरमेंट करना है, इसकी ओडी नापनी, तो आप क्या करेंगे, इस रॉड को आप इसके बीच में लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका कोई होलो जॉब है, उसको आपकी उसे फिर आपको उसकी आईडी ज्ञात करनी है, आईडी का पता लगाना, तो आप क्या करेंगे, इनसाइड जॉ का काम में लेंगे। ये है हमारी इनसाइड जॉ, इनसाइड मतलब आंतरिक, आउटसाइड जॉ मतलब कि बाहरी। तो बाहरी डायमेंशन का मेजरमेंट करना हो, चाहे वो ओडी ले लीजिए, चाहे थिकनेस ले लीजिए, ये काम में लीजिए। अगर आपको होलो जॉब की आईडी ज्ञात करनी है या फिर स्लॉट की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो आप इनसाइड जॉ काम में लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रही होगी दो स्केल, आप नोट करिए, इसके अंदर आपको दो स्केल दिख रही होगी। तो ये जो नीचे वाली स्केल है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये है मेरी वर्नियर स्केल, ये है मेरी वर्नियर स्केल। आपको आगे वीडियो में ये सब डिटेल के साथ में दिख जाएगा, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप केवल अभी यहाँ समझने में ध्यान दीजिए, बाकी सारे लिखे हुए नोट्स आपको आगे मिल जाएंगे, ठीक है। जो दूसरी स्केल आपको दिख रही है वो है हमारी मेन स्केल, ये है हमारी मेन स्केल, ठीक है। इसका जो, और ये जो वाली ये आपको पट्टी टाइप की दिख रही है, ये जो पट्टी आपको दिख रही है ये है हमारी बीम, इसे आप बीम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे मटेरियल की बनी है, हार्ड मटेरियल की बनी होती है, जैसे क्रोमियम स्टील हुआ, ऐसे मटेरियल का ये बनाया जाता है ताकि ये घिसे नहीं, खराब नहीं हो, टूटे नहीं, इसमें क्रैक नहीं है। इसी वजह से हम इसमें अच्छे मटेरियल का यूज में लेते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है।
और इसका लिस्ट काउंट यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 0.02 दे रखा है। अब ये आया कैसे, ये आया कैसे, तो अगर आप देखेंगे ये जो वर्नियर स्केल होती है, ये जो वर्नियर स्केल है, इस पर होते हैं टोटल 50 डिवीजन, 50 डिवीजन वर्नियर स्केल पे, और ये जो मेन स्केल होती है इस पे टोटल 49 डिवीजन, सॉरी 49 डिवीजन होते हैं, इस पे होते हैं 49 डिवीजन। ठीक है, ये मैं किस पे बताया मैंने, 50 होते हैं वर्नियर स्केल पर और ये होते हैं मेन स्केल पर। मतलब जो मेन स्केल के 49 डिवीजन है उसको इसने एक ज्यादा यानी कि 50 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई, बढ़ी तो गई ना भैया। आपने जो 49 डिवीजन है, 49 डिवीजन थे मेन स्केल के, 49 mm थे, उस 49 mm को आपने 50 mm वर्नियर के 50 डिवीजन में आपने डिवाइड कर दिया तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इस तरह से फिर हम उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में ये निकाल लेंगे कि 0.02 कैसा आया, ये आपको वीडियो में आगे दिख जाएगा। अभी हम इसके पार्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ ऊपर क्या होता है, एक लॉकिंग स्क्रू भी होता है, इसमें दिया हुआ नहीं है अभी, यहाँ पे होता है एक लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू किस लिए काम में लेते हैं हम, जो हमारी मेजरमेंट होता है उसे लॉक करने के लिए। ये वाला जो पार्ट है हमारा जॉ का, ये मूवेबल होता है और ये फिक्स होता है। आप देख सकते हैं ये वाला जो था आउटसाइड कैलिपर का पार्ट, ये आउटसाइड वर्नियर कैलिपर का ये वाला पार्ट, और ये इनसाइड पार्ट जो रहता है ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है। जबकि ये वाला जो हिस्सा होता है, ना, ये मूवेबल होता है। तो इस जैसे आपने इसके अंदर जॉब को डाला, जॉब को डालने के बाद आपको लॉक भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो आगे पीछे हो जाएगा, आपको गलत रीडिंग देगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रू नट की सहायता से इसे आप लॉक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक फाइन एडजस्टिंग स्क्रू भी लगा रहता है जो कि आपकी रीडिंग को फाइन करने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारा मैट्रिक माइक्रोमीटर, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक माइक्रोमीटर। मैट्रिक माइक्रोमीटर इट मींस ये mm में आपकी यूनिट का मेजरमेंट करेगा, mm में आपकी डायमेंशन का मेजरमेंट करेगा। तो इसके पार्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली इसमें दो इससे दिख रहे होंगे आपको, ये होता है अपना एनविल और ये होता है स्पिंडल। ये होता है एनविल, ये वाला पार्ट जो है ये होता है अपना एनविल, और ये होता है अपना स्पिंडल जो कि रोटेट करता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जो कि फॉर्ज स्टील का बनाया जाता है या फिर कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ये वाला पार्ट जो है आपका ये फ्रेम कहलाता है। ये फ्रेम कहलाता है जो कि सी आकार का होता है या सी शेप का हो सकता है। इसके ऊपर इसकी रेंज और लीस्ट काउंट लिखा रहता है। तो इसकी रेंज है 0.25 mm, मतलब 0 से लेकर 25 mm तक के बीच में मेजरमेंट कर सकता है, और इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 mm, और ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ दिख रहा होगा ये है लॉकनट। लॉकनट किस लिए काम में आता है, सेम जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में रीडिंग को लॉक करने के लिए काम में लिया था, उसी तरीके से इस स्क्रू नट का ये जो लॉक नट होता है इसका यूज हम रीडिंग को लॉक करने के काम में लेते हैं। अब हम आगे चले हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है स्लीव या बैरल। इसे हम स्लीव या बैरल कहते हैं। तो इसे हम स्लीव या बैरल कह सकते हैं। स्लीव या बैरल पे क्या होती है, मेन स्केल बनी हुई होती है, इस पर मेन स्केल बनी होती है। इसके और आगे हम चले तो ये होलो एक पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये होता है थिम्बल। ये वाला जो पार्ट है आपको ये होता है अपना थिम्बल, इसे हम थिम्बल कहते हैं। थिम्बल पे क्या होता है, कुछ डिवीजन बने हुए होते हैं, थिम्बल पे कुछ डिवीजन बने हुए होते हैं। यहाँ पर 0 से 50 mm तक डिवीजन बने हुए हैं और ये खोखला होता है। इसके आगे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो थिम्बल है उस पर नर्लिंग की हुई होती है। अच्छा, थिम्बल को थिम्बल ही क्यों बोलते हैं, थिम्बल को थिम्बल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे रोटेट किया जाता है बाय यूजिंग आपका थंब। थंब के थ्रू आप इसको रोटेट करते हो और थंब के द्वारा ग्रिप अच्छी बनी रहे इसलिए इस पर नर्लिंग की जाती है। इसके आगे आप अगर जाएंगे तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रैचेट। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रैचेट, इसे हम रैचेट बोलते हैं। रैचेट किस लिए काम में आता है कि इसमें प्रेशराइज करने के लिए, जब जॉब को आप इसके बीच में रखोगे तो आप उसको अच्छी तरीके से प्रेशराइज करने के लिए कि वो अच्छी तरीके से लॉक हो जाए, अच्छी तरीके से आपको रीडिंग दे सके, फाइन रीडिंग दे सके, इसके लिए आप इस रैचेट का यूज में लेते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो रैचेट होता है ये आपकी एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, दोनों डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो सकता, ये एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें लगा रहता है बटरेस थ्रेड। इस रैचेट में होता है बटरेस थ्रेड, इसलिए ये एक ही साइड में रोटेशन कर पाता है और एक ही साइड में आगे बढ़ पाता है। अगर आप इसे रिवर्स करेंगे तो ये पीछे नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था ये थिम्बल, ये जो अपना स्पिंडल होता है इसे हम स्पिंडल बोलते हैं, जो रोटेट करता है। जब आप इसे खोलेंगे तो ये बाहर की साइड आएगा, बंद करेंगे तो आप अंदर की साइड आएगा। ठीक है, तो ये जो स्पिंडल होता है इसकी बाहरी सतह पे, जब आप इसे खोलेंगे तो इसकी बाहरी सतह पे आप पाएंगे कि वी थ्रेड कटे हुए होते हैं, इस पे वी चूड़ियां, यानी कि वी थ्रेड, इसकी बाहरी सतह पे वी थ्रेड कटे हुए होते हैं। जबकि ये जो थिम्बल है, थिम्बल की आंतरिक सतह पर आपके वी थ्रेड कटे हुए होते हैं। ये आपको बाद में अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा।
ठीक है, रेचेट मैंने आपको बता ही दिया है। और क्या रह गया इसमें, और कुछ भी नहीं है, बाकी आपको धीरे धीरे आगे सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये सी स्पैनर दिख रहे होंगे आपको या हुक स्पैनर दिख रहे होंगे। ये हुक स्पैनर किस लिए काम में आते हैं, ये जीरो रीडिंग को सेट करने के काम में आते हैं। जीरो रीडिंग या जीरो एरर, जीरो रीडिंग बोल दीजिए या जीरो एरर बोल दीजिए, बात एक ही। जीरो एरर को सेट करने के काम में आते हैं ये स्पैनर। इससे क्या होता है, इसे जीरो पे मिलाया जाता है। ये जो मेन स्केल की जो डेटम लाइन है और जो थिम्बल का जीरो है उसे एक ही लाइन पे मैच किया जाता है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वर्नियर माइक्रोमीटर, दैट इज कॉल्ड वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर हम क्यों काम में लेते हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर हम ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में मेजरमेंट को करने के काम में लेते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, जो कि मैट्रिक माइक्रोमीटर था, इसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.01 mm। मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट था, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 mm। ऐसा क्यों हुआ, अगर आप इसे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें आपको 3 स्केल दिखाई देगी। जैसे उसमें आपको 2 स्केल दिखाई दे रही थी, यहाँ 2 स्केल दिखाई दे रही थी आपको। जैसे ये मैट्रिक माइक्रोमीटर है, इसमें आपको 2 स्केल दिखाई दे रही होगी। ये थी अपनी मेन स्केल, ये थी मेन स्केल, और ये थी अपनी थिम्बल स्केल, ये थी अपनी थिम्बल स्केल। 2 स्केल थी। इसी तरीके से अगर आप वर्नियर माइक्रोमीटर देखेंगे तो इसमें आपको 3 स्केल दिखेगी। ये वाली जो है, जो कि स्लीव पे बना हुआ दिख रहा है, स्लीव या बैरल पे आपको दिखेगी मेन स्केल बनी हुई, स्लीव या बैरल पे आपको मेन स्केल बनी हुई दिखेगी। जबकि जो थिम्बल है, थिम्बल पर आपको थिम्बल स्केल बनी हुई दिखेगी, जो कि इस पूरी सरकमफेरेंस को, पूरी परिधि को 50 भाग में या 100 भाग में डिवाइड कर देता है। इसके अलावा आपको एक स्केल और दिखेगी यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, जो कि 0 2 4 6 8 0, यानी कि 10 पार्ट में 10 लाइनें और बनी हुई है। इस बैरल पे 10 लाइनें और बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 3 स्केल काम में लिए हमने। बेसिकली कितनी स्केल काम में लिए, 3 स्केल काम में लिए। 3 स्केल के यूज के कारण ही जब लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आता है अपना, 0.01 mm। कैसे आता है आपको आगे दिख जाएगा। इसे आप और अच्छे से अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये है अपनी थिम्बल स्केल, ये है अपनी थिम्बल स्केल, ये है अपनी मेन स्केल जो कि बैरल या स्लीव पर है, और बैरल या स्लीव पर ही हमारी क्या है, वर्नियर स्केल। कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 4 6 8 0, मतलब कि टोटल 10 लाइनें बनी हुई है। ये जो 10 लाइनें है, वर्नियर स्केल की जो 10 लाइनें हैं, वो मेन स्केल की 9 लाइनों से मैच करती है। आपको आगे पता चल जाएगा। इन्हीं का यूज करके हम इस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। वर्कशॉप में ड्राइंग के अनुसार किसी पार्ट को एक्यूरेटली बनाते समय इन्हें मापने और जांचने के लिए हमें जिस डिवाइस की, जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मेजरिंग टूल बोलते हैं। ठीक है। मेजरिंग मेथड क्या होते हैं, मेजरिंग मेथड जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंपैरेटिव। डायरेक्ट मेथड में आपको बता चुका हूं। डायरेक्ट मेथड का मतलब कि जो डायरेक्ट आपको रीडिंग देते हैं, डायरेक्ट डायमेंशन का मान दे देते हैं, मेजर करके आपको बता देते हैं। जैसे स्टील रूल होती है, वर्नियर कैलिपर होता है और माइक्रोमीटर होता है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट मेजरमेंट कौन कौन से टूल करते हैं, जैसे आपका टेलीस्कोपिक गेज है, आपके बोर का डायमीटर नापना है आपको इनडायरेक्टली, बहुत ज्यादा गहरा है, आप टेलीस्कोपिक गेज काम में ले लीजिए। या फिर कैलिपर के थ्रू भी आप इनडायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हो। किसी भी रोड की ओडी का पता लगाना है, आईडी का पता लगाना है, या फिर आपको चौड़ाई का पता लगाना है, कुछ भी आप पता लगा सकते हैं इससे। कंपैरेटिव क्या होता है, कंपैरेटिव होते हैं जो मास्टरपीस से तुलना करते हैं, जैसे कि कंपैरेटर्स, स्लिप गेज और डीटीआई, जो कि जैसे कि आपने गेज देखे होंगे, गेज भी एक कंपैरेटिव मेजरमेंट होते हैं। और स्लिप गेज भी स्टैंडर्ड रूप में बने हुए होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि डायमेंशन मेजरमेंट लेते हैं और उन्हें स्लिप गेज से कंपेयर कराते हैं, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है ना, ये तो स्टैंडर्ड है। और डीटीआई क्या होता है, डायल टच इंडिकेटर। डायल टच इंडिकेटर मतलब कि जो आपको वेरिएशन बताता है। डीटीआई के बारे में आप डिटेल में जानने के लिए मेरा दूसरा जो एक वीडियो मैंने इसमें बना रखा है वो आप देख सकते हैं। इससे आपके सारे कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो होते हैं कंपैरेटिव टाइप का मेथड होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं एक ऑर्डिनरी मेजरमेंट और एक होता है प्रिसीजन मेजरमेंट। ऑर्डिनरी मेजरमेंट मतलब कि जो आपको मेजरमेंट तो देते हैं लेकिन बहुत कम एक्यूरेसी के साथ में देते हैं, जैसे कि आपकी स्टील रूल जो कि 0.5 mm तक की आपको मेजरमेंट देती है, या फिर 1/64 इंच तक का मेजरमेंट देती है। अगर आप ब्रिटिश की बात करें तो, ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बात करें तो।
इस तरीके से प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आपको जो एक्यूरेसी मिलती है, जो डायमेंशन का मान मिलता है, मेजरमेंट मिलता है, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी प्रिसिशन के साथ में मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये सब आपको ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में रीडिंग देते हैं। और बेसिकली हम वर्कशॉप में इसका यूज करते हैं। वर्कशॉप के अंदर हमें क्या होता है कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में जॉब बनाना पड़ता है, तो हम ये वर्कशॉप में काम में लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब जॉब आप तैयार कर रहे हैं, किसी भी जॉब को आप तैयार कर रहे हैं, तो बाद में जाके वो असेंबल होगा, और वो असेंबल तभी होगा जब उसमें जो बिल्कुल फिक्स डायमेंशन के साथ में बना हो, ना ज्यादा बड़ा बना हो ना ज्यादा छोटा बना हो, तभी जाके वो आगे असेंबल हो सकता है। इसके बाद में हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में जाना। तो वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर हमारा एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है। इसके द्वारा क्या नाप सकते हैं आप? एक्सटर्नल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन और डेप्थ भी आप नाप सकते हैं। बाहरी डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन, इनसाइड डायमेंशन और डेप्थ नाप सकते हैं। इन सब के लिए आपको एक अलग अलग फीचर दिया हुआ होता है। इसके लिए आपको आउटसाइड जॉ दी हुई है, इसके लिए आपको इनसाइड जॉ दी हुई है, और गहराई के लिए आपको डेप्थ बार दी हुई होती है। वर्नियर कैलिपर पर दो स्केल बने हुए होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वर्नियर स्केल होती है और एक मेन स्केल होती है। इस पे दो स्केल बनी हुई होती है, एक वर्नियर स्केल बनी हुई होती है, एक वर्नियर स्केल होती है, और एक आपकी मेन स्केल होती है। और ये होते भी दो टाइप के हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मैट्रिक टाइप का होता है और एक इंच टाइप का होता है। अगर आप मैट्रिक टाइप के वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट होता है, नॉर्मली जो पाया जाता है 0.02 mm पाया जाता है। जबकि अगर इंच में अगर आप बात करेंगे तो ये 0.01 mm तक का आपको लीस्ट काउंट दे सकता है, इसके मिनिमम रीडिंग आपको दे सकता है। इसके बाद हम मटेरियल के बारे में जानेंगे। मटेरियल कौन सा होता है? इसमें क्रोमियम स्टील होता है या फिर इनवार स्टील होता है। इनवार स्टील मतलब कि उसके अंदर 36% आपका निकल होता है। ये क्रोमियम स्टील इसमें क्यों काम में लिया जाता है? ताकि इसमें वियर एंड टेयर ना हो। क्योंकि आपको पता है कि जब आप वर्नियर कैलिपर काम में लेंगे तो आपको मेटल की डायमेंशन का मेजरमेंट करना है। मेटल होता है बहुत ज्यादा हार्ड, आपको प्लास्टिक का मेजरमेंट नहीं करना, आपको मेटल का करना है। तो जब आप उसको बार बार काम में लेंगे तो उसकी इनसाइड जो, आउटसाइड जो, डेप्थ बार जो बार बार घिसेगी, उस पर रगड़ खाएगी, तो वो क्रैक हो सकती है, टूट सकती है, रब हो सकती है। तो उसे इस टूट फूट से बचाने के लिए, घिसने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रोमियम स्टील या इनवार स्टील से उसे बनाया जाता है, जो कि ज्यादा अच्छे मटेरियल की होती है। अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहला होता है फिक्स जॉ। फिक्स जॉ क्या होता है? फिक्स जॉ क्या है? बीम का वह भाग जो परपेंडिकुलर बना हुआ होता है। ये बीम का एक पार्ट होता है जो कि बीम का एक पार्ट है जो कि बीम के परपेंडिकुलर बना होता है। ये वाला हिस्सा, ये आपकी बीम थी, ये आपकी बीम थी, और ये थी आपकी फिक्स जॉ, जो कि मैं बता चुका हूँ। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इसलिए इसने बोला परपेंडिकुलर बनाता है। नेक्स्ट, मूवेबल जॉ। जॉब की बाहरी प्लस आंतरिक जो डायमेंशन है उसे आप नाप सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायग्राम में दिया हुआ था, आउटसाइड जॉ के लिए जो कि मूव हो रही थी, जो कि इस साइड थी, ये थी मेरी आउटसाइड जॉ और ये थी मेरी इनसाइड जॉ। ठीक है, ये मूव हो सकती है। इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद दे रखा है आपको बीम या मेन स्केल। बीम या मेन स्केल, बीम पर ही आपकी मेन स्केल बनी होती है, जो चौड़ी पट्टी होती है। ये क्या होती है? चौड़ी एक मेटल की प्लेट होती है, जिसपे एक तो mm में मार्किंग की हुई रहती है और एक इंच में मार्किंग की हुई रहती है। अगर आप स्केल को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की साइड में इंच में स्केल बनी हुई होती है, और नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे mm में मार्किंग की हुई रहती है, मतलब ये mm में आपको मेजरमेंट देती है। ठीक है, और ये लिखा हुआ भी है कि जो चौड़ी मेटल की एक प्लेट होती है, इस पे मेन स्केल आपकी बनी हुई होती है। इसके आगे हम जाएंगे तो बीम पर क्या होता है? वर्नियर हेड और फाइन एडजस्टिंग हेड बने हुए होते हैं। बीम पर ही आपका वर्नियर हेड बना हुआ होता है, जो जिसके ऊपर पूरी पूरी वर्नियर स्केल बनी हुई होती है, जिसमें मेन स्केल के 49 पार्ट्स को 50 पार्ट्स में, या फिर मेन स्केल के 99 पार्ट्स को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहता है। और इसमें फाइन एडजस्टिंग हेड भी बना हुआ होता है, जो कि आपको फाइन रीडिंग के लिए काम में आता है, जो कि आपको फाइन रीडिंग देगा। दूसरा क्या है? फाइन एडजस्टिंग हेड। फाइन एडजस्टिंग हेड ये क्या होता है? रीडिंग के फाइन एडजस्टमेंट के लिए काम में आता है, रीडिंग को और फाइन करने के लिए काम में आता है। और ये क्या होता है? इसमें एक स्क्रू नर्लिंग नट से जुड़ा हुआ होता है। इसमें एक स्क्रू होता है जो जिस पर नर्लिंग की हुई होती है, उस नट को आप आराम से क्योंकि उस पर नर्लिंग की हुई, तो आप उसे रोटेट कर सकते हैं और फाइन रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल कहाँ होता है? नीचे वाले पार्ट्स में बना हुआ होता है वर्नियर स्केल। आपको एक तो नीचे होता है, एक ऊपर होता है। नीचे मैट्रिक वाली वर्नियर स्केल होती है और ऊपर आपकी होती है इंच वाली वर्नियर स्केल। ठीक है, अगर आपकी वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन बने हुए हैं तो आपके एक डिवीजन का मान होगा 0.02 mm। ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट,
कि ऐसा क्यों हुआ, इसका जो आंसर है वो हम बाद में देखेंगे, इसी वीडियो में बाद में देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके वर्नियर स्केल पे 25 डिवीजन बने हुए हैं, इट मींस आपका जो एक डिवीजन है वो 0.04 mm आपको रीडिंग देगा। आगे हम चलते हैं, अगला पार्ट है आपका इनसाइड जॉ। इनसाइड जॉ किस काम में आता है, स्लॉट की चौड़ाई को नापने के लिए, या आंतरिक व्यास यानी कि इनसाइड डायमीटर को, इंटरनल डायमीटर को मेजरमेंट करने के काम में आपको बता चुका हूं। एक होता है डेप्थ बीम या बार, ये स्लॉट या होल की गहराई नापने के काम में लिया जाता है। तो हमने वर्नियर स्केल के बारे में जान लिया, वर्नियर कैलिपर के बारे में अच्छे से जान लिया। अब हम इसके सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो सिद्धांत यानी कि जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वर्नियर स्केल में मेन स्केल के एक भाग ज्यादा करके बनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मेन स्केल के 50 मेन स्केल के जो 49 पार्ट्स होते हैं उसको 50 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है वर्नियर स्केल में, मतलब एक ज्यादा, या फिर मेन स्केल के 99 पार्ट्स को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है वर्नियर स्केल द्वारा, मतलब एक ज्यादा। तो ये इसका सिद्धांत है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये दो स्केल के अंतर के आधार पर बनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दो स्केल के अंतर के आधार पर बनाया जाता है। दो स्केल कौन सी, एक तो मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के आधार पर। तो लीस्ट काउंट अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD, एक मेन स्केल डिवीजन का मान, एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस कर दीजिए इसमें एक वर्नियर स्केल डिवीजन के मान को। जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लीस्ट काउंट, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि दोनों स्केल के अंतर के आधार पर, भाई ये अंतर ही तो है और क्या है, ये अंतर ही तो है, इस अंतर के आधार पर ये काम करता है, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये आपकी एक स्केल मैंने बनाई है यहाँ पर, ये सपोज करिए ये वर्नियर स्केल थी आपकी, ये सपोज करिए ये वर्नियर हेड है, ये आपका ये वर्नियर हेड है पूरा का पूरा जो कि मूव करता है, ये आपका वर्नियर हेड है, ठीक है। इस वर्नियर हेड के कितने डिवीजन है, इस वर्नियर हेड पे है टोटल 50 डिवीजन, इस पे टोटल है 50 डिवीजन। और ये है आपकी बीम जिस पर मेन स्केल बनी हुई है, इस बीम पर आपकी मेन स्केल बनी हुई है, ठीक है। ये है आपकी बीम जिस पर मेन स्केल बनी हुई थी, और इस मेन स्केल पे कितने डिवीजन है, 49 डिवीजन, 49 डिवीजन। ये 49 डिवीजन जो है वर्नियर हेड पर बने हुए 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, मतलब कि ये वर्नियर डिवीजन कितने थे, ये 50 डिवीजन थे। तो इसी चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 50 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब आप जानते ही हैं कि जो वर्नियर स्केल पे जो बीम है जिस पर मेन स्केल डिवीजन बने हुए हैं, उस मेन स्केल के एक डिवीजन का मान कितना होता है, 1 mm, उसका मान होता है 1 mm, ठीक है। ये आप जानते हैं, एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, 1 mm होता है। ये मैं जानता हूं, ठीक है। अब इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो पाते हैं कि लीस्ट काउंट, इसे हमने इस फॉर्मूले में रख लिया, लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला था उसमें रख लिया। तो 1 MSD का मान कितना था, 1 mm। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान आप निकाल चुके हैं यहां से, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान आप यहां से निकाल चुके हैं। आपने क्या करा, इस वैल्यू को फिर यहां पुट कर दिया, जैसे आप पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.02 mm, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब साइज की बात करें अगर हम, कि वर्नियर कैलिपर का साइज कितना होता है, तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जो है आपको 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm और 600 mm, 600 mm तक का आपको मिलता है, इसी रेंज में मिलेगा, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये भी एक वर्नियर है, ये भी एक वर्नियर का एक टाइप होता है, लेकिन इसमें एक अलग से फीचर दिया हुआ है, ये एक डायल लगा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें एक डायल लगा हुआ है। ये डायल क्यों लगाया जाता है, ये डायल लगाया जाता है इसकी एक्यूरेसी के कारण, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो अलग होता है, मतलब कि ये जो 1 mm होता है, 1 mm को भी 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डायल है, ये डायल पे आपको 0.01 mm लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये जो 0.01 mm है ना, ये इसी का लीस्ट काउंट होता है। इसका मतलब ये है कि जो 1 mm की जो रीडिंग है, ये जो 1 mm की जो रीडिंग है, इसे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 100 डिवीजन इक्वल टू 1 mm, ठीक है। तो 1 डिवीजन is equal to 1 divided by 100 mm, that gives 0.01 mm, that is called least count of
डायल वर्नियर कैलिपर। इसमें से बस एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही सिद्धांत पर काम करता है, रैग एंड पिनियन सिद्धांत पर काम करता है। लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 होता है, जो कि एक एमएम को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। नेक्स्ट स्टेप में हम चर्चा करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर को आप स्क्रू गेज भी कह सकते हैं। इसे स्क्रू गेज ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। नट एंड बोल्ट आपने काम में लिया होगा। जब आप बोल्ट लेते हैं और नट लेते हैं, जब आप बोल्ट को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो क्या होता है? वो अंदर की ओर जाता है। नट के अंदर बोल्ट अंदर की ओर जाता है। जब आप बोल्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो नट के अंदर बाहर की ओर आता है, क्योंकि उसमें राइट हैंड थ्रेड होते हैं। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म उसका होता है, वही मैकेनिज्म इसका होता है। आप देख पा रहे होंगे जो माइक्रोमीटर होता है, इसका ये पार्ट जो होता है थिम्बल, जब आप इसे रोटेट करते हैं ना, जब आप इसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ये स्पिंडल वाला जो पार्ट है, ये अंदर की ओर जाएगा, मतलब कि उसे टाइट करेगा। ठीक है, जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा? ये जो मूवेबल एनविल, आप इसे मूवेबल एनविल भी बोल सकते हैं, या फिर जो स्पिंडल भी बोल सकते हैं, ये बाहर की ओर आएगा। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर भी काम करता है, ऐसा हम इसे कह सकते हैं। अब इसके पार्ट्स के बारे में अगर हम जाने, तो ये फ्रेम है, जिसके बारे में बता ही चुका हूँ। इसमें इसकी रेंज और इसका लीस्ट काउंट लिखा रहता है, जो कि कास्ट आयरन का या फोर्ज स्टील का भी बना हुआ होता है। इसके अंदर ये एनविल होती है, स्पिंडल होता है। ये क्रोमियम स्टील का भी बना हो सकता है, या फिर इनवार स्टील का भी बना हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही वाली बात, आपको इसमें मेटल जो होता है, मेटल का बना हुआ कोई पार्ट ही इसमें रखना है, उसी का मेजरमेंट करना है। अब वो रखोगे आप तो बार बार रबिंग होगी, वियर एंड टेयर होगा, वो घिसेगा, वो टूट सकता है, इस पे स्क्रैच आ सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसमें इसे इस तरीके के मेटल का बनाया जाता है। इसके जो फेस होते हैं, वो कार्बाइड के बने होते हैं। इसके जो फेस होते हैं ना, वो कार्बाइड के बने होते हैं, ताकि आसानी से घिसे नहीं और ज्यादा हार्ड हो। यहाँ लॉक होता है, जो कि रीडिंग को लॉक करने के काम में लेते हैं। नेक्स्ट अगर आगे हम जाएं, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसे हम स्लीव या बैरल भी कह सकते हैं। ये जो पार्ट है, इसे हम स्लीव या बैरल भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था स्लीव या बैरल, और इसपे मेन स्केल बनी हुई होती है। जैसे इसने क्या बोला? स्लीव विथ वर्नियर ग्रेजुएशन। ठीक है, आगे क्या है? ये थिम्बल है। थिम्बल क्या होता है? इस पूरी परिधि को, इस पूरी सर्कमफेरेंस को 50 पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यही इसका, इस थिम्बल का लीस्ट काउंट कहलाता है। नेक्स्ट, रैचेट स्टॉप। रैचेट किस लिए काम में आता है? इसे यूनिफॉर्मली प्रेशराइज करने के लिए। जब जॉब को आपने इसे क्लॉकवाइज घुमाया, जॉब को आपने बीच में क्लैम्प कर दिया, बीच में फिक्स कर दिया आपने, लेकिन जब यूनिफॉर्म प्रेशर क्रिएट करने के लिए, कि सभी जगह से अच्छा दबाव आ जाए, तो आपको जो रीडिंग है वो अच्छी से अच्छी दे पाए, एक्यूरेटली दे पाए, इसलिए हम रैचेट स्टॉप काम में लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा। लीस्ट काउंट, सबसे पहले वही लीस्ट काउंट की बात कर दी। जब भी हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले हम ये ध्यान में रखते हैं, माइंड में एक ध्यान में रखना पड़ता है कि उसका लीस्ट काउंट कितना है। ये मिनिमम कितना नाप सकता है, लीस्ट से लीस्ट कितनी वैल्यू दे सकता है मुझे। जितना कम दे सकता है, उतना ही वो फाइन है, उतना ही वो एक्यूरेट है, उतना ही वो मेरे काम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी माइक्रोमीटर द्वारा लिया जा सकने वाला मिनिमम मेजरमेंट यानी कि न्यूनतम मान, वही क्या कहलाता है? आपका लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहलाता है। नेक्स्ट, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? नट या बोल्ट या लीड या पिच बोल सकते हैं आप इसे। इसका नट या बोल्ट कैसे होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्यों इसे नट या बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है ये। लीड एंड पिच का मतलब क्या होता है? जब आप इस थिम्बल को एक रोटेशन देंगे ना, तो ये मेन स्केल पर, इस स्लीव पर या इस बैरल पर या फिर इस मेन स्केल पर कितना डिवीजन आगे पीछे जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिच, दैट इज कॉल्ड लीड। और जितना एमएम ये आगे पीछे जा रहा है, उसे हम बोलते हैं पिच। तो पिच का फॉर्मूला क्या होता है? पिच का फॉर्मूला होता है एक रोटेशन में, गलत बोल दिया है, इसको क्रॉप कर देना। ठीक है, भूल जाओ। ठीक, लीड एंड पिच इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम लीस्ट काउंट निकालेंगे, इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल। अब यहाँ पिच का मीन क्या होता है? पिच का मीन ये होता है कि इस थिम्बल को जब एक रोटेशन दोगे ना, इस थिम्बल को आप एक रोटेशन दोगे, तो ये मेन स्केल पे कितना डिवीजन आगे जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिच। तो इस लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको पिच की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम यहाँ बोलते हैं इसे लीड या पिच का इसे प्रिंसिपल कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। स्पिंडल के बाहर वो स्लीव के अंदर 25 mm की दूरी में 0.5 mm पिच की थ्रेड या चूड़ी बनी हुई होती है। यहाँ हमने जो माइक्रोमीटर काम में लिया हुआ है, वो है मैट्रिक माइक्रोमीटर, जिसकी रेंज कितनी है? 0 से, जिसकी रेंज आपको दे रखी है 0 से 25 mm। ये जो 25 mm की दूरी है ना, यानी कि 0 से 25 mm तक का मेजरमेंट, 0 से 25 mm तक का मेजरमेंट ये कर सकता है। और इसकी पिच कितनी है? 0.5 mm। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि थिम्बल को
इसका मतलब ये है कि इस थिम्बल को जब मैं एक रोटेशन दूंगा ना, इस थिम्बल को जब मैं एक रोटेशन दूंगा ना, तो एक रोटेशन देने पे ये मेन स्केल पे कितना आगे बढ़ेगा, 0.5 mm। दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ माइक्रोमीटर। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके आगे हम आगे पढ़े, आगे चलें तो प्रणाली के आधार, प्रणाली के आधार पे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मैट्रिक और एक होता है ब्रिटिश। जो मैट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm, जबकि जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 इंच। कार्य के आधार पे अगर हम पढ़ें, कार्य के आधार पे मैट्रिक माइक्रोमीटर कितने टाइप के होते हैं, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है जो केवल बाहरी मेजरमेंट करता है, जो कि आपने जिसका डायग्राम देखा है, जिसका फिगर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो आउटसाइड माइक्रोमीटर है। जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है वो केवल आपकी आंतरिक यानी कि इंटरनल डायमेंशन को मेजरमेंट करने के काम में आता है। किस तरीके से इसका मेजरमेंट करते हैं और किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, अगर आपको ये जानना है तो ये जो इनसाइड माइक्रोमीटर है, इस इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, इसको आप वहां पर फाइंड कर सकते हैं। मेरा एक वीडियो पूरा इसी पे बेस है, इससे आपके सारे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रू पिच माइक्रोमीटर, स्क्रू पिच माइक्रोमीटर दिखने में कैसा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू पिच माइक्रोमीटर लगा हुआ है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इज मेजर टू पिच ऑफ थ्रेड, ये थ्रेड की पिच नापने काम में आता है, और इसमें 60 डिग्री का ये जो पॉइंटेड स्पिंडल बना होता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये वाला पार्ट जो है ये एनविल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला पार्ट क्या है, स्पिंडल। अब जो एनविल और स्पिंडल है ये पॉइंटेड है, ये आप देख सकते हैं, और ये पॉइंट का एंगल कितना है ये पॉइंट का एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसका एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, देखिए दे रखा है ना, ये 60 डिग्री दे रखा है। कहाँ काम में आता है, इस थ्रेड की पिच का मेजरमेंट करने के काम में आता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, स्क्रू पिच माइक्रोमीटर कहा जाता है। अगर हम आगे चलें, इसके मटेरियल के बारे में चर्चा करते हैं। मटेरियल कौन सा होता है, मटेरियल यहाँ पर लिखा हुआ है अपना मटेरियल इनवार स्टील। इनवार स्टील वही जिसमें 36% निकल पाया जाता है। क्यों काम में लेते हैं इनवार स्टील का, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। फ्रेम, फ्रेम जो होता है फोर्ज स्टील का बना होता है या कास्ट आयरन का बना होता है, फोर्ज स्टील या कास्ट आयरन का इसका फ्रेम बना होता है, जो कि सी आकार का होता है, सी शेप का होता है। स्पिंडल और एनविल के जो फेस होते हैं वो कार्बाइड के बने हुए होते हैं। क्यों बने होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि वो ज्यादा हार्ड रहे, घिसे नहीं, खराब नहीं हो। इसके पार्ट्स के बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं। इसके पार्ट्स जो है, पहला पार्ट दे रखा है आपको फ्रेम। फ्रेम क्या होता है, सी शेप का होता है, इनवार स्टील का बना होता है, या कास्ट आयरन का भी बना सकते हैं आप, या फिर फोर्ज स्टील का भी बना सकते हैं, इन तीनों में से किसी का भी बना हुआ हो सकता है। इसके ऊपर क्या होता है, लीस्ट काउंट और रेंज लिखी हुई रहती है। लीस्ट काउंट 0.01 mm, या फिर इसकी रेंज 0 से 25 mm, या फिर 25 से 50 mm, या 50 से 75 mm, या 75 से 100 mm आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है आपको एनविल। एनविल क्या होता है, एनविल एक सिरे पर लगी हुई होती है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एनविल लगी हुई होती है, और ये एनविल किसकी बनी हुई होती है, इनवार स्टील की या क्रोमियम स्टील की बनी हुई होती है। और इसके जो फेस होते हैं, फेस कार्बाइड के बने होते हैं, जिससे कि ये घिसे नहीं, खराब नहीं हो, वियर और टेयर को रोकने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, स्पिंडल। स्पिंडल ये वाला पार्ट जो राइट हैंड साइड में लगा हुआ था और जो रोटेट हो सकता है, ये इनवार स्टील या क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है। इसके भी जो फेस होते हैं वो कार्बाइड के बने हुए होते हैं, और इस पर क्या होता है, बाहरी चूड़ी, बाहरी चूड़ी एक्सटर्नल वी थ्रेड बनी हुई होती है। इस पर बाहरी चूड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर बाहरी चूड़ी यानी कि वी थ्रेड बनी हुई होती है, वो भी एक्सटर्नल, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट है आपका लॉक नट। लॉक नट किस लिए काम आता है, रीडिंग को लॉक करने के लिए। आप रीडिंग को लॉक कर दीजिए और अच्छे से मेजरमेंट करिए। नेक्स्ट थिम्बल। थिम्बल क्या होता है, थिम्बल में आपको बता चुका हूँ, ऐसा वाला पार्ट था, ये थिम्बल था, ये थिम्बल है। ये थिम्बल कैसा होता है, बीवल एज, इसे बीवल एज बोलते हैं। ये जो शेप आप देख पा रहे हैं ना, ये जो शेप आप देख पा रहे हैं इस तरीके का, ये है अपना बीवल शेप, इसे हम बीवल शेप बोलते हैं। समझ में आ रहा है, इसे हम बीवल शेप बोलते हैं, इसे हम बीवल शेप बोलते हैं। इसका बना होता है थिम्बल, ठीक है, और ये पूरा होलो होता है। इसका एक किनारा बीवल एज का बना होता है, उसकी जो परिधि होती है, सर्कमफेरेंस को 50 भागों में डिवाइड किया हुआ रहता है। इसकी जो पूरी परिधि होती है उसमें 50 डिवीजन बने हुए होते हैं, ठीक है। और थिम्बल के एक भाग की दूरी को ही माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कहा जाता है। इसके एक पार्ट की दूरी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। कैसे कहते हैं मैं आपको बता दूंगा। जैसे जो 1 mm है, 1 mm को इसने क्या करा, 50 भाग में डिवाइड कर दिया। अगर सपोज करिए कि ये पूरा रोटेशन लगाने पर 1 mm आगे जा रहा है, तो इसकी पिच कितनी हो जाएगी, इसकी पिच हो जाएगी आपकी 1/50 mm। और अगर ये पूरा एक रोटेशन यानी कि 50 डिवीजन, एक रोटेशन यानी कि पूरा 50 डिवीजन रोटेट करने पर 0.5 mm आगे जा रहा है,
तो इसकी पिच कितनी हो जाएगी 0.5 mm इसकी पिच हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है स्लीव। स्लीव हब या आप इसे बैरल भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, अंदर से खोखली होती है, होलो होती है और इसमें अंदर की ओर भी थ्रेड कटे हुए होते हैं। इस पर डेटम लाइन और ग्रेजुएशन बने हुए होते हैं। डेटम लाइन, ये डेटम लाइन है आपकी जो आपको दिख रही है, ये अपनी डेटम लाइन होती है और इस पे ग्रेजुएशन भी कटे हुए होते हैं। नेक्स्ट रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप क्या होता है, यूनिफॉर्मली प्रेशराइज करने के काम में आता है, जो आपको यूनिफॉर्मली प्रेशर से क्लैम्प करने के या फिर पकड़ने के काम में आता है और शुद्ध माप के लिए काम में लिया जाता है। एरर की अगर हम बात करें, एरर की हम बात करें तो किसी भी मैटेरियल जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें एरर होती ही मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, जब भी आप किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को काम में ले रहे हो ना, तो आपको पहले उसकी जीरो एरर पे उसे सेट करो। उसमें जीरो एरर होनी चाहिए, बिल्कुल भी एरर नहीं होनी चाहिए। तो एरर जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो पॉजिटिव एरर होती है और एक होती है नेगेटिव एरर। ठीक है, तो अब पॉजिटिव एरर अगर जब भी आपके माइक्रोमीटर में हो तो आप क्या करते हैं, आप क्या करिए, उसे टोटल रीडिंग में से माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे इसे टोटल रीडिंग में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव एरर है तो। और अगर आपके माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है ना, तो आप क्या करेंगे, टोटल रीडिंग में से प्लस कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर पॉजिटिव एरर है तो आप टोटल रीडिंग में से ऐसे माइनस कर दीजिए, तो आपको सही वाली रीडिंग मिल जाएगी। और अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर है तो आप क्या करेंगे, टोटल रीडिंग में से प्लस कर देंगे, तो आपको सही रीडिंग मिल जाएगी। अब हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना सीखेंगे कि लीस्ट काउंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये है मैट्रिक माइक्रोमीटर। तो मैट्रिक माइक्रोमीटर का कौन सा मैट्रिक माइक्रोमीटर है, 0 से 25 mm का, और इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm। ये कैसा है, तो देखिए मैट्रिक माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है उसे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक माइक्रोमीटर पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन किस पर, थिम्बल पर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल। ठीक है, पिच क्या होती है, पिच का मतलब होता है एक रोटेशन, थिम्बल को एक रोटेशन देने पर ये मेन स्केल पर जितना आगे चला वो इसकी पिच होती है। तो यहाँ पर कितना आगे चलेगा, जब आप थिम्बल को एक रोटेशन देंगे तो 0.5 mm आगे जाता है। कितना जाता है, 0.5 mm जाता है। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे इस पे, 50। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको देगा 0.01 mm। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लीस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये है मेरा मैट्रिक माइक्रोमीटर, ये है मैट्रिक माइक्रोमीटर। इसी तरीके से अगर आपको, अच्छा इसमें एक बात और बता दूं, पिच आप समझ ही गए होंगे, नंबर ऑफ डिवीजन आप समझ गए होंगे। सपोज कीजिए इस पे 100 डिवीजन बने होते हैं। कितने डिवीजन बने होते हैं, थिम्बल पर 100 डिवीजन बने होते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाता, लीस्ट काउंट कितना हो जाता, एक रोटेशन यानी कि 100 डिवीजन चलने पर ये मेन स्केल पर कितना चला, 0.5 mm। सपोज करिए अभी भी 0.5 mm चला, डिवीजन कितने हो गए 100, तो अभी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.005 mm। ठीक है, नेक्स्ट अब सपोज करिए कि इस पर कितने हैं आपके 100 डिवीजन है, इस पे हैं आपके 100 डिवीजन, और इसे एक रोटेशन देने पे ये मेन स्केल पे जाता है 1 mm आगे। कितना, मेन स्केल पर 1 mm आगे। तो 1 mm क्या हो जाएगी इसकी, 1 mm हो जाएगी इसकी पिच। पिच 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन 100 जो आपको कितना देगा 0.01 mm। ये इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम वर्नियर स्केल की बात करें, वर्नियर माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्केल होती है। तो सबसे पहले हम थिम्बल का लीस्ट काउंट निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, थिम्बल का लीस्ट काउंट। उसका फॉर्मूला वापस से वही होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल। ठीक है, पिच कितनी है इसकी, एक रोटेशन देने पे कितना आगे बढ़ा 0.5 mm। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं थिम्बल पर 50, कितना आएगा 0.01 mm आपको लीस्ट काउंट मिल गया। ठीक है, अब इसमें एक स्केल और दे रखी है जिसे आप वर्नियर स्केल कह रहे हैं,
ठीक है। अब इस वर्नियर स्केल का भी लीस्ट काउंट आप निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट निकालने से पहले अगर आप इसे देखें ध्यान से, तो होता क्या है कि जो थिम्बल की जो 10 सिंबल के जो 9 डिवीजन है, इस थिम्बल के जो 9 डिवीजन है उसे ये स्लीव के जो वर्नियर स्केल है वो 10 पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है कि वर्नियर स्केल यानी कि इस वाली वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, इस थिम्बल के 9 डिवीजन के बराबर होंगे, इसके 9 डिवीजन के बराबर होंगे, किसके, थिम्बल के। तो जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है वो इस थिम्बल स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, 9 डिवाइडेड बाय 10 थिम्बल स्केल। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, ध्यान से देखने से, थिम्बल स्केल। ठीक है, तो आपको एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान मिल चुका है। अब क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है वर्नियर स्केल और एक है मेन स्केल, तो यहाँ पे अब लीस्ट काउंट जब आप वर्नियर स्केल का निकालेंगे तो वो इसके डिफरेंस के आधार पर निकलेगा। मतलब जो लीस्ट काउंट निकलेगा इस वर्नियर स्केल का, जो लीस्ट काउंट निकलेगा वो निकलेगा आपका 1 थिम्बल स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आपका लीस्ट काउंट निकलेगा। ठीक है, अब इसमें आप रख दीजिए मान, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान कितना था, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो ये क्या था, थिम्बल का लीस्ट काउंट था ना, ये थिम्बल का तो लीस्ट काउंट था 0.01, यानी कि एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान। तो ये आप इसे यहाँ लिख दीजिए 0.01, अब इसमें से माइनस कर दीजिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना था, 9.9/10 इंटू थिम्बल स्केल डिवीजन, और एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान कितना था, 9/10 इंटू थिम्बल स्केल, मतलब इंटू एक थिम्बल स्केल डिवीजन, जो कि कितना था 0.01 mm। ये वैल्यू आपको कितनी आएगी ये वैल्यू 0.009 mm, 0.009 mm आपको मिलेगी। इस वैल्यू को आप कहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे एक वर्नियर स्केल डिवीजन के मान, कितना था 0.009। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 0.001 mm, जो कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से निकला। तो मैं कह सकता हूं कि जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है ना, वो 2 सिद्धांत पर काम करता है। कौन कौन से, एक तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पे तो काम कर ही रहा है वो, यानी कि लीड और पिच के सिद्धांत पे तो काम कर ही रहा है। उसके अलावा वो इन स्केल के डिफरेंस के अंतर के सिद्धांत पर भी काम करता है, क्योंकि इसमें वर्नियर स्केल लगा दी ना। अब जैसे इसमें वर्नियर स्केल आ गई तो ये 2 स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर भी काम करेगा। कैसे करेगा ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले का काम में लेंगे ना, तभी आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। ये किस पे बेस है आपके, ये वर्नियर कैलिपर पर है, वर्नियर कैलिपर पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपके समझ में अच्छे से आ गया है तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना। एक मैट्रिक वर्नियर कैलिपर है, उसमें क्या है, जो 24 MSD है, यानी कि 24 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 25 वर्नियर स्केल डिवीजन के मान के बराबर है। तो इसका आप लीस्ट काउंट बताइए। ठीक है, इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप समझ ही चुके हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना है, 1 mm ही। आप एक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 mm मानते ही इसे कैलकुलेट करेंगे और कमेंट में आप आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक वर्नियर कैलिपर में 99 मेन स्केल डिवीजन 100 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। तो आप इसका लीस्ट काउंट निकालिए। अब यहाँ पे इसमें दोनों चेंज कर दिए, देखिए मेन स्केल डिवीजन कितना कर दिया 99 और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया 100। तो आपको लीस्ट काउंट निकालना है। यहाँ पर भी मेन स्केल डिवीजन का मान कितना सपोज करेंगे, आप दे नहीं रखा है तो आप 1 mm ही मानेंगे। 1 मेन स्केल डिवीजन का मान आप 1 mm ही मानेंगे अनटिल अनलेस, जब तक कि आपको इसका मान गिवन नहीं है।
अगर सपोज करिए इसे चेंज कर दे, एक एमएसडी का मान चेंज कर दे, 0.5 mm दे दे, तो ये सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी दे नहीं रखा है तो आप इसे कितना मानेंगे, 1 mm ही मान के कैलकुलेट करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे। तो आई थिंक आपका आज का लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो और भी इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बचे हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप कमेंट में इसके आंसर मुझे जरूर दीजिएगा।